हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके बायोलॉजी का चैप्टर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपके ओवरऑल 21 डे हो चुके हैं बच्चों। आज 21 डे आपका जिसमें हम साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी का। बच्चों अब तक हम ऑलरेडी 20 डेज में साइंस कंप्लीट कर चुके हैं, 20 चैप्टर। और आपने अब तक सभी चैप्टर मेरे देखे होंगे कि मैं पॉइंट्स टू पॉइंट्स कराने में बिलीव करता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है और आप अगर पॉइंट्स टू पॉइंट्स करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ और मेरे नोट्स मैच कर लेना। आप देखना 100% सारे क्वेश्चन आपको सारे चैप्टर में से एज इट इज मैच मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखा देता हूं बच्चों। मैं आपको हर वीडियो में रिजल्ट दिखाता हूं। आप देख सकते हो कि मेरा रिजल्ट जिसमें हर बच्चे का रैंक और रोल नंबर एप्लीकेशन में आपको दे रखा है, ताकि आप समझ सको कि इस लेवल पे रिजल्ट लाने के लिए अगर हम चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट करते हैं तो इजीली हम रैंक ला सकते हैं। ये 2018 का रिजल्ट है, इसमें 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन हुई थी टोटल। 2019 का रिजल्ट यानी प्रीवियस ईयर के रिजल्ट की बात करें तो मैंने लाइव रिकॉर्डिंग की थी सभी स्टूडेंट्स की जो जिनके रैंक टॉप होल्डर्स के थे, और ये सभी रिजल्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप सभी रिजल्ट चेक भी कर सकते हो, सभी रिजल्ट ऑथेंटिक है। तो इन बच्चों के रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं बच्चों क्योंकि इन बच्चों ने ये बात समझ ली कि एंट्रेंस एग्जाम हम जितना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे आपका नंबर इजीली आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट आपको समझना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग, यहां से याद करना है, अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। जब हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांट देते हैं बच्चों, जैसे आप शादी ब्याह में जाते हो और आप देखते हो कि फूड को भी आजकल ग्रुप में बांटा जाता है कि फास्ट फूड का कॉर्नर अलग होता है, नॉर्मल फूड जो हम इंडियन फूड है वो अलग कॉर्नर होता है, ऐसे आप चाइनीज फूड का कॉर्नर देखो अलग होता है। ऐसे ही बच्चों ऑर्गेनिज्म को जब अरेंज किया जाता है ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, उनके सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को याद रखते हुए, जब हम ऑर्गेनिज्म को उनकी खासियत के हिसाब से, उनके अंदर सिमिलैरिटी या उनके अंदर डिफरेंस जो है, जब ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलैरिटी या उनके डिफरेंस के बेस पर अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं तो उसको क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या था? एरिस्टोटले ने। एरिस्टोटले एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इनको फिलोसोफर बोला जाता था, बहुत बड़े फिलोसोफर थे एरिस्टोटले। इन्होंने बच्चों एनिमल को 3 बेस पे बांटा था, एक लैंड, एक वाटर और तीसरा एयर। मतलब जीवों को उन्होंने 3 बेस पे डिवाइड कर दिया था, एक तो जमीन पे रहने वाले, एक पानी में रहने वाले और एक वायु में रहने वाले। तो एरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को उनके रहने के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा था। एक उनका जमीन हो गया, एक पानी हो गया और एक एयर हो गया। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ चेंजेस इन बॉडी, एक्युमुलेशन ऑफ चेंजेस इन बॉडी डिजाइन। जब हमारी बॉडी डिजाइन में क्या आता है? बदलाव आता है। आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, बंदरों से धीरे धीरे हमारा शरीर विकसित हुआ और हम मनुष्य के रूप में आ गए। तो चेंजेस इन बॉडी डिजाइन, जो हमारी बॉडी डिजाइन में डे बाय डे या ईयर बाय ईयर, एजेस एंड एजेस चेंजेस होगा, इसको हम इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इवोल्यूशन में आपको क्या रखना है? चेंजेस इन बॉडी डिजाइन। जो बॉडी हमारी ईयर बाय ईयर कई सालों बाद चेंजेस हो रही है, बार बार बदलती जा रही है हमारी बॉडी का डिजाइन, उसको हम इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है चार्ल्स डार्विन, ही इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। इन्हें जैव विकास का पिता कहा जाता है, ही इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के फादर का क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने बच्चों 1859 में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और आप बिलीव मानो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि डार्विन की लिखी हुई किताब का क्या नाम था। आप प्रीवियस ईयर के वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। चार्ल्स डार्विन के जो बुक था उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने 1859 में ये बुक लिखी थी इवोल्यूशन के ऊपर, और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। बच्चों इन्होंने ऑर्गेनिज्म को ना 2 बेसिस पे बांटा था। एक को बोलते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, या उसको हम लोअर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। मतलब प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिज्म एक ही बात है। आपसे एग्जाम में प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म पूछे या आपसे एग्जाम में लोअर ऑर्गेनिज्म पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। होते क्या है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म या लोअर ऑर्गेनिज्म, होते क्या है?
आर दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव एंशिएंट बॉडी डिजाइन, जिनके बॉडी डिजाइन में क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। वो ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के डिजाइन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, एजेस ने एजेस, कई लाखों साल बाद भी उनके बॉडी के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ, उन्हें प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं बेटा, बंदर। आप बंदर के एग्जांपल ले लो, मंकी का एग्जांपल ले लो। उनकी प्रजाति, एक तो मनुष्य हो गए, एक हम हो गए, और आप आज की डेट में भी देखते हो कि मंकी अभी भी अवेलेबल है ना। तो जो बंदर थे उनकी प्रजाति आज भी जो बंदर है, जिनके बॉडी में कोई चेंज नहीं हुआ लाखों सालों में, उन्हें हम बोलेंगे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। और जबकि हम भी बंदर के ही, जो हमारे पूर्वज थे वो भी बंदर थे, तो हम कौन है, हमारी बॉडी में तो डिजाइन में चेंज हुआ, तो हम कहलाएंगे एडवांस ऑर्गेनिज्म या फिर हायर ऑर्गेनिज्म। तो एडवांस ऑर्गेनिज्म और या हायर ऑर्गेनिज्म कौन होता है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच हैव एक्वायर्ड देयर एक्चुअल बॉडी डिजाइन, जिनके बॉडी डिजाइन में क्या हुआ, चेंज हुआ समय के साथ। तो जिनके बॉडी डिजाइन में चेंज हुआ वो तो एडवांस ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और जिनके बॉडी डिजाइन में चेंज नहीं हुआ उन्हें प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये दोनों ऑर्गेनिज्म भी चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक पाया जाता है प्रिमिटिव, एक पाया जाता है एडवांस। प्रिमिटिव वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं होता, और एडवांस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें टाइम के साथ चेंजेस होते हैं। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट विटिकर। यहां हम चार्ल्स डार्विन के बारे में बात नहीं करेंगे, यहां हम बात करेंगे रॉबर्ट विटिकर। ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है रॉबर्ट विटिकर के ऊपर। रॉबर्ट विटिकर बच्चों ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम दिया था, और इनकी क्लासिफिकेशन को बेस्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है साइंस के अंदर। इसलिए रॉबर्ट विटिकर का पूरा चैप्टर ये डील करता है रॉबर्ट विटिकर के ऊपर। अगर आप 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक देखोगे तो ये चैप्टर 14 से 15 पेजेस में है। जी हां, 14 से 15 पेजेस के अंदर है, जबकि आपको पूरा चैप्टर में केवल 7 से मुश्किल से 8 पेज, और उसमें भी 7-8 पेज क्यों, क्योंकि मैंने फॉन्ट का साइज बहुत बड़ा रखा है। अगर एनसीईआरटी के फॉन्ट का साइज रख लूं तो ये चैप्टर 3 पेजेस में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है, बहुत अच्छे से क्लियर भी, चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम भी क्वालिफाई कर लोगे। रॉबर्ट विटिकर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किंगडम दिया था, और किंगडम में कितने होते हैं, 5 किंगडम होते हैं, 5 कैटेगरी होते हैं जिनको हम 5 किंगडम बोलते हैं, और यही हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा हायरार्की क्लासिफिकेशन। हायरार्की क्लासिफिकेशन में सबसे ऊपर आता है किंगडम, जो किसने दिया था, रॉबर्ट विटिकर ने दिया था। किंगडम के नीचे आता है फाइलम, उसके बाद आता है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है आपका जीनस, फिर आता है आपका स्पीसीज। याद रखोगे, ये इनके हायरार्की क्लासिफिकेशन कहलाती है। हायरार्की क्लासिफिकेशन क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि इनमें से कोई एक शब्द गायब कर देते हैं। ये आपको लाइन से याद रखना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपको लाइन से याद रखना है। क्या होता है बच्चों, जैसे कोई प्लांट है, देखो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना कोई ना कोई किंगडम होता है। 5 किंगडम अभी आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, तो आप भी देखोगे इंसान भी किसी एक किंगडम में आता है। फिर उसका एक फाइलम होता है, फाइलम मतलब या तो वो एनिमल होगा या वो प्लांट होगा। अगर वो प्लांट या एनिमल में से जो भी होगा, फिर उसका क्लास होता है, क्लास के बाद उसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर के बाद उसकी फैमिली होती है, फैमिली के बाद उसका जीनस होता है, और जीनस के बाद वो खुद एक जीव होता है, उसे स्पीसीज कहेंगे। तो इसे बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म को आपको याद रखना पड़ेगा 7 स्टेप में बांटा जाता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, इसे हायरार्की क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं किंगडम में सबसे पहला जो आता है बच्चों, वो आता है मोनेरा। याद रखोगे, किंगडम के अंदर मैंने आपको बताया था ना 5 किंगडम होते हैं, किंगडम के 5 भाग होते हैं, किंगडम के 5 कैटेगरी होते हैं, किंगडम के अंदर 5 कैटेगरी में बांटा जाता है ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहला होता है बच्चों मोनेरा, और मोनेरा में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं आजकल, और माइकोप्लाज्मा, ये सब जो होता है बच्चों वो मोनेरा के अंदर आते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, उन्होंने ये पूछा था कि बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया जो है ये कौन से ग्रुप में आता है, तो आंसर था मोनेरा। ऐसे आपसे पूछ सकता है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कौन से ग्रुप में आता है, तो मोनेरा आंसर दोगे। ऐसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि माइकोप्लाज्मा कौन से कैटेगरी में आता है, तो वहां मोनेरा टिक होगा। तो ये 3 बेस्ट एग्जांपल है मोनेरा के, इसलिए मैंने आपको 3 ही एग्जांपल यहां
दिए हैं। मोनेरा की क्या खासियत होती है? एक्चुअल में मोनेरा की खासियत 7 कैटेगरी होते हैं, मतलब 7 फीचर्स होते हैं मोनेरा के बच्चों। लेकिन हमें 7 फीचर्स याद नहीं रखने हैं, क्योंकि 7 फीचर में जो 7 विशेषता होती है ना मोनेरा की, उसमें से 6 विशेषता बाकी की भी होती है। तो ऐसे तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो 7वीं जो फीचर्स है वो अलग है। इसकी जो मेन फीचर वो है, डू नॉट हैव ए डेफिनेट न्यूक्लियस। इसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने आपको सेल चैप्टर बताया था ना, हर एक सेल का एक न्यूक्लियस होता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के सेल में डेफिनेट न्यूक्लियस या फिर ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, ऑर्गेनल्स आपको याद है, माइटोकॉन्ड्रिया बताया था और ईआर बताया था, आपको लाइसोसोम बताया था, गोल्जी अपैरेटस बताया था। तो जिसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस या ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते उनको हम मोनेरा कहते हैं। तो मोनेरा में केवल आपको एक ही बात याद रखनी है, डू नॉट हैव ए डेफिनेट न्यूक्लियस। इसका डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता और इसका ऑर्गेनल्स भी नहीं होते डेफिनेट, उसको हम मोनेरा बोलते हैं। फिर आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा की क्या खासियत है? तो जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले प्रोटिस्टा में आते हैं। इसमें यूकैरियोटिक सेल आते हैं और फ्लैजिला जो होता है उसका मेन खासियत होता है, फ्लैजिला बच्चों हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे पूरे बॉडी पे हेयर होते हैं ना, बाल होते हैं ना, वैसे प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इनके पूरी बॉडी पे फ्लैजिला पाई जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो पानी में तैरने में इनको हेल्प करती है। तो प्रोटिस्टा की 3 कैरेक्टर याद करना है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनके बॉडी पे फ्लैजिला पाई जाती है। याद रखोगे, 2 हम खत्म कर चुके हैं। मोनेरा में क्या बताया था? मोनेरा किंगडम में बताया था इनकी बॉडी में डेफिनेट न्यूक्लियस या ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। प्रोटिस्टा में आपको बताइए यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है और इनकी पूरी बॉडी पे फ्लैजिला पाई जाती है ताकि ये वाटर में इजिली मूव कर सके। तीसरा किंगडम होता है बच्चों फंगी। तो फंगी के बारे में क्या याद रखना है? दे आर डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या करते हैं? मरे हुए सड़े गले जीवों को खाते हैं। दे आर डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का डिके करते हैं, इसका मतलब ये मरे हुए जीवों को, मरे हुए सड़े गले जीवों को खाते हैं, उनको हम फंगी कहते हैं। इसलिए बच्चों इन्हें सेफ्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। मुझे याद है अभी 2008 या 2009 और 2013 में क्वेश्चन पेपर रखा हो, उसमें आया था कि सेप्रोफाइट जो होता है वो किसको बोलते हैं? सेप्रोफाइट किसका नाम है? तो आंसर था फंगी। सेप्रोफाइट और फंगी दोनों एक ही बात है। फंगी को सेप्रोफाइट कहते हैं, सेप्रोफाइट को फंगी कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों ईस्ट और मशरूम। ईस्ट और मशरूम जो होते हैं बच्चों वो फंगी के एग्जांपल है, वो सेप्रोफाइट के एग्जांपल है। तो दोबारा बताता हूं, फंगी कौन होते हैं या सेप्रोफाइट कौन होते हैं? जो मरे हुए सड़े गले जीवों को खाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट है मशरूम। अभी 2017 में क्वेश्चन आया था कि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सेप्रोफाइट कैटेगरी में आता है, तो ईस्ट जो था उसका आंसर था। 2018 के क्वेश्चन में आया था। सिम्बायोसिस क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस का मतलब होता है बच्चों जब 2 प्लांट एक साथ रहते हैं। कौन कौन से? एल्गी और फंगी। एल्गी एंड फंगी ये 2 अलग अलग टाइप के किंगडम है, 2 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है। जब ये एक साथ रहते हैं, एल्गी की खासियत है वो फंगी पे डिपेंड होता है, फंगी की खासियत वो एल्गी पे डिपेंड होता है। तो एल्गी एंड फंगी जब लीव टुगेदर, जब एक साथ रहते हैं, तो उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। याद रखोगे, सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? एल्गी एंड फंगी जब एक साथ रहते हैं तो उसको सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं। और ऐसा देखा गया अधिकतर कि एल्गी एंड फंगी हमेशा दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं, इसलिए साइंस में इसको सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है। तो अब तक आपने तीन किंगडम के बारे में पढ़ लिया। एक था मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, एक था फंगी। ठीक है, फिर ये फंगी के अंदर आ गया, इसकी खासियत। अब पढ़ेंगे बच्चों प्लांटी के बारे में। प्लांटी को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। प्लांटी का मतलब प्लांट, प्लांटी वर्ड प्लांट से बना है, प्लांट मतलब पौधों से बना है। तो प्लांटी को बच्चों 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, यानी प्लांटी को भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमी, एक को बोलते हैं फिनरोगेमी। याद रखोगे, एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमी, एक को बोलते हैं फिनरोगेमी। सर ये क्रिप्टोगेमी क्या होता है? क्रिप्टोगेमी वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर या सीड्स नहीं होते। आपने कभी घास देखा है, ग्रास देखा है? कभी ग्रास में फ्लावर तो नहीं देखे आपने, ना उसके सीड्स आपने देखे। तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर और सीड्स नहीं होते उनको क्रिप्टोगेमी बोला जाता है। याद रखो बेटा, क्रिप्टोगेमी कौन होता है?
क्रिप्टोगेमी वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर और सीड्स जो नहीं होते हैं उनको हम क्रिप्टोगेमी कहते हैं। फिनोगेमी आप उल्टा कर सकते हो, ये प्लांट वो होते हैं जिसके अंदर फ्लावर और सीड्स पाए जाते हैं। जिसमें फ्लावर और सीड्स पाए जाते हैं उनको हम फिनोगेमी कहते हैं। तो क्रिप्टोगेमी और फिनोगेमी में फर्क डिफरेंस समझ में आ गया। क्रिप्टोगेमी के अंदर फ्लावर और सीड्स नहीं पाया जाता, जबकि फिनोगेमी के अंदर फ्लावर और सीड्स पाया जाता है। अब बात करते हैं क्रिप्टोगेमी की। तो क्रिप्टोगेमी के 3 कैटेगरी होते हैं। क्रिप्टोगेमी को 3 भागों में बांटा जा चुका है और यह भी एग्जाम में आया था कि इनमें से कौन सा क्रिप्टोगेमी का पार्ट नहीं है। तो जो चौथा ऑप्शन था वो नहीं था, क्योंकि 3 तो पाए जाते हैं। क्रिप्टोगेमी में 3 पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं थैलोफाइटा, एक होता है आपको ब्रायोफाइटा और एक होता है आपका टेरिडोफाइटा। याद रखोगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। दोबारा बोल देता हूं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगेमी के बच्चों, क्रिप्टोगेमी के 3 पार्ट्स होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि इनकी क्या खासियत है। सबसे पहले पढ़ेंगे थैलोफाइटा, कि थैलोफाइटा प्लांट के अंदर कौन होता है। प्लांट इन थैलोफाइटा डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। जो प्लांट थैलोफाइटा में आते हैं ना बच्चों, इनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब है ये वो प्लांट होते हैं जिनके रूट्स, जड़, स्टेम, तना और लीव्स, पत्ते अलग अलग नहीं दिखाई देंगे आपको, पूरा प्लांट एक दिखाई देगा। यानी कंप्लीट प्लांट जब आपको एक दिखाई दे, उसमें यही नहीं पता चले कि कौन सा रूट्स है, कौन सा स्टेम है, कौन सा फ्लावर है, तो उसे बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या लिखा हो पढ़ो, डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, दैट इज प्लांट बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीव। जब हमें ना पता हो रूट्स का, ना स्टेम का, ना लीव का, तो उसे हम बोलते हैं थैलोफाइटा। यानी ऐसा प्लांट जिसके अंदर रूट्स, स्टेम और लीव को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको हम थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये आया था 2019 के एग्जाम में, याद रखना। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे बोला जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसका नाम है, तो ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं। क्यों प्लांट किंगडम का एम्फीबियन क्यों है ब्रायोफाइटा, क्योंकि ब्रायोफाइटा के कुछ प्लांट तो वाटर के अंदर पाए जाते हैं और ब्रायोफाइटा के कुछ प्लांट जमीन पे पाए जाते हैं, और जो वाटर के अंदर भी पाया जाता है और सॉइल में भी पाया जाता है उनको एम्फीबियन के नाम से जानते हैं। तो याद रखना एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। या अब ये चीज कंफ्यूज मत होना, एक एम्फीबियन भी आएगा, आगे आएगा। यहां मैं बात कर रहा हूं प्लांट किंगडम का एम्फीबियन। तो बच्चों प्लांट किंगडम का जो एम्फीबियन होता है उसे हम ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। अब ब्रायोफाइटा की क्या खासियत होती है, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या मतलब है कि इसके अंदर आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। अभी मैंने आपको क्या बताया था थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में क्या बताया था, थैलोफाइटा में हम ये डिफरेंशिएट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, डू नॉट हैव द वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। यानी हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट्स है, कौन सा लीव है। जबकि जो नेक्स्ट है आपका ब्रायोफाइटा, इसमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। इसका मतलब हम इजीली पहचान सकते हैं कि भाई ये रूट्स है, ये स्टेम है और ये लीव्स है। तो ऐसा प्लांट जिसके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स, स्टेम और लीफ अलग अलग दिखाई देते हैं उनको हम ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। बस एक खासियत होती है कि इनके अंदर ना टिश्यू नहीं पाया जाता है। कौन सा टिश्यू नहीं पाया जाता है, वाटर को कंडक्ट करने के लिए और फूड को कंडक्ट करने के लिए। और याद करो वाटर को कौन कंडक्ट करता था, जाइलम टिश्यू, और फूड को कौन कंडक्ट करता था, फ्लोएम टिश्यू। तो बच्चों इनके अंदर ना केवल एक ही फर्क है कि नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता। वाटर एंड फूड के कंडक्ट करने के लिए जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू नहीं पाया जाता। याद करो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जाइलम जो होता है वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड को कंडक्ट करता है। तो इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता, यानी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू नहीं पाया जाता। रूट, स्टेम और लीव्स अलग अलग तो होते हैं लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। लास्ट आता है टेरिडोफाइटा। ठीक है बेटा, पहला क्या था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में रूट, स्टेम और लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं था। फिर था ब्रायोफाइटा जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स अलग अलग था लेकिन जाइलम और फ्लोएम नहीं था। अब है टेरिडोफाइटा।
टेरिडोफाइटा में क्या होता है, क्लियरली डिफरेंशिएटेड होता है, क्लियरली डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीफ। इसमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये रूट्स है, ये स्टेम है और ये लीव्स है, बिल्कुल क्लियरली। यानी ऐसा प्लांट जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स क्लियरली दिखाई दे, उसे हम टेरिडोफाइटा के नाम से जानते हैं। तो सर जी एक बात बताओ, ये तो इसकी भी खासियत थी, ब्रायोफाइटा में भी यही था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा दोनों में ही वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, यानी रूट स्टेम इसमें भी दिखाई देता है, रूट स्टेम इसमें भी दिखाई देते हैं। लेकिन फर्क क्या है, इसके अंदर जो आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा था, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं था, जबकि बच्चों टेरिडोफाइटा में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम भी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फिंडोगेमी। अब यहां पे आपका क्रिप्टोगेम खत्म हो गया। मैं एक बार फिर से बताता हूं, क्रिप्टोगेमी के 3 पार्ट थे, एक था आपका थैलोफाइटा, एक आप था ब्रायोफाइटा, एक आप था टेरिडोफाइटा। अब आता है फिंडोगेमी। फिंडोगेमी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। याद रखोगे बेटा, आपके फिंडोगेमी के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये 2 पार्ट्स होते हैं, किसके, ये फिंडोगेमी के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, या फिंडोगेमी के 2 पार्ट्स हो गए। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो बेटा, पॉइंट नंबर 21 क्या कहता है, जिम्नोस्पर्म। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में 1 by 1। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म आर प्लांट्स, ये वो प्लांट्स होते हैं इन विच सीड्स इज नॉट इनक्लोज इन फ्रूट्स। यानी ऐसा प्लांट जिसके जो सीड्स है वो इनक्लोज नहीं होते, फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज नहीं होते, जैसे पाइनस एंड साइकस, ये बेस्ट एग्जांपल है, पाइनस एंड साइकस। यानी ऐसा प्लांट जिसके सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होते, उसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं इन विच सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स, जिसके जो सीड्स होते हैं फ्रूट्स के अंदर होते हैं, इनक्लोज होते हैं, और इसको हम फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, देखो बेटा, जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनके जो सीड्स होते हैं ना, बीज, वो फ्रूट्स के अंदर नहीं होते, इनक्लोज नहीं होते, जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो प्लांट होते हैं जिसके सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं, और एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। फिर एंजियोस्पर्म को फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एंजियोस्पर्म जो भी आपने पढ़ा ना, एंजियोस्पर्म जिसके फ्रूट जो होते हैं, जिसके सीड्स जो होते हैं फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं, एंजियोस्पर्म को बच्चों 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक बोलते हैं डाइकॉट्स, एक बोलते हैं डाइकॉट्स और एक होता है मोनोकॉट्स। याद रखोगे बेटा, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एंजियोस्पर्म के 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं डाइकॉट्स, एक होता है मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट का बेस्ट एग्जांपल है मेज, आपने मक्का वगैरह देखा होगा, उसमें केवल 1 सीड पाए जाते हैं, और जबकि डाइकॉट्स होता है ग्राम वगैरह। ठीक है, तो मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स एंजियोस्पर्म के 2 कैटेगरी होते हैं, मोनोकॉट जिसमें 1 सीड हो और डाइकॉट जिसमें 2 सीड्स होते हैं। अब आता है बच्चों पोरीफेरा। यहां पर आपका प्लांटी पूरी तरह से खत्म होता है। प्लांटी यानी प्लांट के सारे कैटेगरी खत्म होते हैं। आपने प्लांटी में क्या पढ़ा था, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, याद करो। फिर उसके 3 पार्ट्स बताए थे, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। पहले आपने क्या पढ़ा, प्लांटी के 2 पार्ट होते हैं, क्रिप्टोगेमी, फिंडोगेमी। फिर क्रिप्टोगेमी के 3 पार्ट थे बेटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर फिंडोगेमी के 2 पार्ट पढ़े, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट्स पढ़े, मोनोकॉट, डाइकॉट। अब हम पढ़ेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया वर्ड जो है वो एनिमल वर्ड से बना है, ये 5वां किंगडम है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया का पहला पार्ट होता है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का मेन खासियत क्या होती है, मेन खासियत होती है इट बॉडी इज पोरस, कंटेन पोर्स। इनकी पूरी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो आपके एग्जाम में पता है क्या पूछते हैं, आपके एग्जाम में ये पूछते हैं कि वो कौन सा किंगडम है या वो कौन सा एनिमल का पार्ट है जिनकी पूरी बॉडी में ना पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो पोरीफेरा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पूरी बॉडी में बच्चों पोरस पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉलन ट्रेट्स। कॉलन ट्रेट का आज तक कभी भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं आया, क्योंकि कॉलन ट्रेट के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सबसे मैच करते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और ये मरीन एनिमल होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम में आया था हाइड्रा, कि हाइड्रा कौन से ग्रुप में आएगा, तो कॉलन ट्रेट्स। याद रखना बेटा, हाइड्रा जो होता है वो कॉलन ट्रेट्स में आता है। हाइड्रा किस में आता है,
फॉलोइंग ट्रेट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है बच्चों प्लेटीहेल्मिनथस। प्लेटीहेल्मिनथस, दोबारा बोल देता हूं, प्लेटीहेल्मिनथस ये तीसरा पार्ट होता है। तो प्लेटीहेल्मिनथस के बारे में आपको 3 बातें याद रखना है। ये पैरासाइटिक होता है। पैरासाइटिक मतलब दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लैटेड होती है, इसलिए इनको हिंदी में चपटा जीव कहते हैं। इंग्लिश में इनको फ्लैटेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इनका दूसरा नाम भी है फ्लैटेड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी फ्लैट होती है। हिंदी में इसको चपटा जीव कहते हैं। और जितने भी फ्लैट वर्म वगैरह आते हैं, जितने भी फ्लैट वर्म होंगे, चपटे जीव होंगे, वो सब प्लेटीहेल्मिनथस के अंदर आएंगे। तो प्लेटीहेल्मिनथस के बारे में आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, 3 लाइन नहीं याद रखने, मैं कह रहा हूं 3 वर्ड याद रखो। ये पैरासाइटिक होते हैं, फ्लैटेड होते हैं और इनका फ्लैट वर्म आते हैं। क्लियर हो गया? ये 3 वर्ड याद रखने हैं, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों नीमेटोड्स। कि नीमेटोड्स क्या होता है? बच्चों जब नीमेटोड्स होता है, ये बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में बीमारी फैलाते हैं, जो डिजीज फैलाते हैं। देखो लिखा हुआ है Nematodes are commonly known as the parasitic worms causing disease. Nematodes वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में बीमारी फैलाते हैं। तो आपको एग्जाम में पता है क्या पूछेगा? एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि उस ग्रुप का नाम बताओ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज फैलाने का काम करता है। तो आप नीमेटोड टिक कर देना। नीमेटोड्स बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है। नेक्स्ट है एनिलीड्स। एनिलीड्स बोलते हैं या कई बार इसको एनिलीडा बोला जाता है। एनिलीडा या एनिलीड्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मतलब आप देखोगे उनकी बॉडी में ना छोटे छोटे लाइन खींची होती है। तो जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है वो एनिलीड्स के अंदर आते हैं। जैसे आप सबने अर्थवर्म जरूर देखा होगा, एक होता है नेरिस, एक आपने लीच वगैरह नाम सुना होगा, जोंक वगैरह, शायद हिंदी में इसको जोंक बोलते हैं। तो ये जो जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है वो एनिलीड्स होते हैं। तो एनिलीड्स का मेन, अगर एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट मुझे याद रखना हो तो एनिलीड्स के बारे में क्या याद रखूंगा? एनिलीड्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है अर्थवर्म। जो केचुए होते हैं वो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और वो एनिलीड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको 3 कैरेक्टर याद रखना है। आर्थ्रोपोडा के बारे में 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। पहला, इनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं, जॉइंटेड अपेंडिक्स या लेग्स। इनके जो पैर होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थो मतलब क्या? आर्थो एंड पोडा। आर्थो मतलब बोन्स और पोडा मतलब जॉइंट, यानी जिनके हड्डियां, जिनके लेग्स आपस में जुड़े रहते हैं उनको हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। इनके जो ब्लड होती है वो नॉर्मली व्हाइट कलर की पाई जाती है। और एक बात और, ये लार्जेस्ट किंगडम है, और ये आ चुका है 2016 के एग्जाम में कि लार्जेस्ट किंगडम कौन है इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म का किंगडम कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट किंगडम। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोपोडा के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट है मोलस्का। तो मोलस्का के बारे में 3 बातें याद रखनी है। पहला, इनकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा मुलायम होती है और अनसेगमेंटेड होती है, यानी कहीं भी लाइन वगैरह नहीं खींची होगी। इनकी बॉडी पूरी तरह से सॉफ्ट होगा और अनसेगमेंटेड होगा। लेकिन इनकी बॉडी कवर्ड होती है हार्ड सेल से। इसका मतलब आप वो मत लिख देना, क्या होता है कछुआ मत लिख देना, कछुआ मत समझ लेना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनकी बॉडी क्या होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और वो कवर्ड होती है किसी ना किसी सेल से। इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों ऑक्टोपस है। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का के अंदर आता है। हालांकि मोलस्का के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मैं लिख सकता था जैसे स्नेल वगैरह, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है, मैंने आपसे एक स्टार्टिंग में क्या बताया था वीडियो के कि हमारा फोकस केवल एग्जाम है। हम एग्जाम को देखकर वीडियो आपको बना के दे रहे हैं कि ऑक्टोपस कौन से ग्रुप में आता है, तो आपको मोलस्का टिक करना है। याद रखना, मोलस्का का बेस्ट एग्जांपल है ऑक्टोपस। ठीक है, 3 बातें फिर से बताता हूं मोलस्का के बारे में। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी कवर्ड होती है हार्ड सेल से, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्टोपस। नेक्स्ट है इका इनोडर्मेटा। इसको बोलते हैं बेटा इका इनोडर्मेटा। दोबारा बोलो, इका इनोडर्मेटा। इका इनोडर्मेटा के नाम से इसको जानते हैं। अब इका इनोडर्मेटा होता क्या है? देखो, इका इनो का मतलब स्पाइन, कांटे। इका इनो का मतलब यहां तक ई से लेकर ओ तक। इका इनो का मतलब स्पाइन, कांटे। और डर्मा मतलब होता है स्किन, स्किन को बोलते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी पे, जिनके स्किन पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं, जिनके स्किन पर
स्पाइन कांटे पाए जाएंगे उनको इका इनोडर्मिनेटा कहते हैं। देखो लिखा हुआ भी है, द एनिमल बिलोंग्स टू दिस फाइलम, इस फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं पोजेस स्पाइनी स्किन, उनकी बॉडी स्पाइनी स्किन से कवर्ड होती है, इनको हम इका इनोडर्मिटा कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश। स्टारफिश जो है वो इका इनोडर्मिटा के अंदर आता है। तो अगर आप ये वर्ड याद रखोगे ना, इका इनो का मतलब स्पाइनी, स्पाइन कांटे, और डर्मा, डर्मा मतलब होता है स्किन। तो ये वर्ड से ही आपको याद रहेगा कि इनके जो स्किन होते हैं वो कांटेदार होते हैं, और स्टारफिश जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोटोकार्डेटा। आप देख रहे हो हर किसी का मैं एक खासियत बता रहा हूं, मेन फीचर्स एक ही होता है। वैसे तो बहुत सारे खासियत है, आप इनको याद करोगे, टिप्रोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं इन सबके, बट जो मेन प्रॉपर्टी होती है एक होती है और वही एग्जाम में आता है। अब प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा का मेन प्रॉपर्टी क्या है, इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बेटा? नोटोकॉर्ड्स। ये नोटोकॉर्ड पूंछ जैसा होता है, जैसे टेल वगैरह होता है ना पूंछ, वैसे कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। कुछ जलीय ऑर्गेनिज्म होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं जिनके बॉडी में नोटोकॉर्ड्स पाया जाता है, उनको हम प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। और ये कहां पाया जाता है? ये हमेशा समुद्र में पाए जाते हैं। इन्हें समुद्री जीव, मरीन एनिमल्स, मराइन एनिमल्स या मरीन एनिमल्स के नाम से जानते हैं। तो प्रोटोकार्डेटा के बारे में दो चीज याद रखनी है। प्रोटोकार्डेटा के बारे में क्या आपको जो नोट दे रखा है ना उसमें अंडरलाइन कर लेना कि प्रोटोकार्डेटा के बारे में दो बातें याद रखनी है। क्या? इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड्स पाए जाते हैं और ये समुद्री जीव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होती है जिनकी रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है। जिन ऑर्गेनिज्म में रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं। और वर्टिब्रेट्स को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। वर्टिब्रेट्स में याद रखना है, वर्टिब्रेट्स के अंदर 5 चीजें आती है। एक आता है पिसिस, एक आता है एम्फीबिया, एक आता है रेप्टिलिया, एक आता है एव्स और एक आता है मैमल्स। और मैमल्स के अंदर हम भी आते हैं, मैमल्स के अंदर हम भी आते हैं। तो 5 पार्ट आते हैं। ये पांचों पार्ट किसके हैं बेटा? ये पांचों पार्ट है वर्टिब्रेट्स के। याद रखोगे, वर्टिब्रेट्स के बच्चों 5 पार्ट होते हैं। वर्टिब्रेट्स को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पिसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। ये पांचों वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पिसिस, जैसे ही एग्जाम में पिसिस आए, पिसिस का मतलब आपके दिमाग में एक इमेज बना लो मछली। आपको मछली की खासियत, फिश की कैरेक्टर याद रखना है। तो आपको पता है देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल। इनके जो स्किन होते हैं वो स्केल से कवर्ड होते हैं। ये ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? वाटर में जो डिसॉल्व होता है वो ऑक्सीजन यूज करते हैं। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। इनकी बॉडी में गिल्स होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी ये अपने बॉडी का टेम्परेचर जब चाहे अपने आप चेंज कर सकते हैं। और इनके हार्ट जो होते हैं बच्चों वो 2 चैम्बर्स होते हैं। मैं फिर से आपको बताता हूं, ये पिसिस की कैरेक्टर बता रहा हूं आपको। पहला, इनके स्किन जो होते हैं वो स्केल से कवर्ड होते हैं। ऑक्सीजन ये लेते हैं गिल्स के द्वारा। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। इनके हार्ट के, हृदय के 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए इन्हें 2 चैम्बर हार्ट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे इंसानों को पता है आपको, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। आपको आगे भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, लाइफ प्रोसेस में आप देखोगे मनुष्य के हृदय के, मनुष्य के हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन इनके बेटा जो हार्ट के 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और दे ले एग्स, ये आप सबको पता है, ये अंडे देने वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट आता है एम्फीबिया। एम्फीबियन कौन होते हैं? एम्फीबियन बच्चों वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं। दे कैन लिव इन वाटर, वाटर में भी रहते हैं, एज वेल एज ऑन लैंड। और ये लैंड पे भी रहते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं उनको हम एम्फीबियन बोलते हैं। और इनके हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं बेटा? 3 चैम्बर होते हैं। तो एम्फीबियन के बारे में आपको 2 कैरेक्टर हमेशा याद रखना है। ये वाटर एंड लैंड दोनों जगह पाया जाता है और इनके हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स के बारे में। तो रेप्टाइल्स के आपको कुछ एग्जांपल याद रखने हैं। लिजार्ड रेप्टाइल्स है, स्नेक एक रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल भी एक रेप्टाइल है। अब आप कहोगे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल तो एम्फीबियन होना चाहिए, पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं। बच्चों केवल 1 या 2 कैरेक्टर मैच होने से हम उसको उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के 32 कैरेक्टर चेक किए जाते हैं। 32 कैरेक्टर एक टेबल होता है,
उस 32 कैरेक्टर में अधिकतर कैरेक्टर जिससे मैच करेगा उसको उस कैटेगरी में डाला जाएगा। तो क्रोकोडाइल के अधिकतर कैरेक्टर रेप्टिलिया के साथ मैच करते हैं, इसलिए रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। और टोर्टोइज हो गया, ये भी रेप्टाइल्स है। तो रेप्टाइल्स में कौन कौन आ गए? लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टोर्टोइज हो गया, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं। तो रेप्टाइल्स की क्या खासियत होती है? इनकी कुछ तो फीचर्स होंगे ना। पहला, दीज एनिमल्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड लिव इन वार्मर रीजन। ये अधिकतर कहां पाए जाते हैं? ये अधिकतर बच्चों वार्मर रीजन में पाए जाते हैं, जहां गर्मी ज्यादा होती है ना, जहां गर्म प्लेस होता है वहां ज्यादा पाए जाते हैं। आप अधिकतर देखोगे कि ये जीव जो होते हैं दलदली क्षेत्रों में, जहां पानी जो है वो ज्यादा हो, या फिर जो रेगिस्तान वगैरह होता है वहां बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसे टेरिटोरियल एरिया बोलते हैं। जो थोड़ा बहुत पानी या तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर वाला एरिया हो या फिर वार्मर एरिया हो, यहां रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और इनकी बॉडी स्केल से कवर्ड होती है, इनके 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। ये सांस किससे लेते हैं? तो लंग्स से सांस लेते हैं। इनकी बॉडी हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं, हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। क्यों? क्रोकोडाइल जो है वो आता रेप्टाइल्स में है। क्रोकोडाइल आता तो रेप्टाइल्स में है, लेकिन इसके 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। और ये एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसके 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो क्रोकोडाइल इज द ओनली एनिमल्स हु कम इन द ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स बट इट हैव 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। क्रोकोडाइल अकेला ऐसा जीव है जो आता तो रेप्टाइल्स में है, लेकिन इसके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये आपको अलग से याद रखना है। अब पढ़ेंगे एप्स, यानी एप्स मतलब बर्ड्स के बारे में। तो एग्जाम में आ चुका है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बर्ड। आपको बता देता हूं इस पृथ्वी पे स्मॉलेस्ट बर्ड एंड लार्जेस्ट बर्ड कौन है। बच्चों, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला स्मॉलेस्ट बर्ड का नाम है हैमिंग बर्ड। याद रखोगे, हैमिंग बर्ड ये हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है। और लार्जेस्ट बर्ड कौन है? तो ऑस्ट्रिच। तो अधिकतर देखा गया लार्जेस्ट बर्ड तो हम सबको पता है कि ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो है वो लार्जेस्ट बर्ड है, लेकिन स्मॉलेस्ट बर्ड एग्जाम में आ चुका है तो हैमिंग बर्ड पे टिक कर देना, ये स्मॉलेस्ट बर्ड पाया जाता है। अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की कौन कौन सी खासियत होती है? तो अधिकतर खासियत वो है जो आप जानते हो। क्या? ये फ्लाई कर सकते हैं, आप सब जानते हो। इनके बॉडी में विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, सबको पता है बात। फेदर्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। ये सांस किससे लेते हैं? लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। बस ये खासियत याद कर लेना कि किसके 4 चैम्बर है, किसके 2 चैम्बर है, किसके 3 चैम्बर है, क्योंकि यहां कंफ्यूजन हो सकती है। अब यहां बर्ड्स आ गया, बर्ड्स के याद रखना 4 चैम्बर होते हैं एनिमल की तरह सेम। अब आते हैं मैमल्स। मैमल्स में हम आते हैं, ठीक है। तो मैमल्स की खासियत यानी हमारी प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो हम सबकी खासियत क्या है? हमारी पूरी बॉडी पे हेयर पाए जाता है, बाल पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं हमारी बॉडी में। हम रिस्पायर, हम सांस किससे लेते हैं? लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। और हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। याद रखोगे, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। और 4 चैम्बर हार्ट के साथ साथ हमारे जो बेटा हार्ट होता है वो डबल सर्कुलेशन करता है। डबल सर्कुलेशन आपको लाइफ प्रोसेस में समझ में आएगा कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। बस आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट होता है और ये डबल सर्कुलेशन करता है। दे गिव बर्थ टू यंग वंस। और जो मैमल्स होते हैं डायरेक्ट बच्चों को पैदा करते हैं, ये एग ले नहीं करते हैं। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम देते हैं जो उसको पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाता है। जैसे ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस, तो वो उसका साइंटिफिक नेम है। तो नॉमेनक्लेचर एक प्रोसेस होता है साइंटिफिक नेम देने का। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब साइंटिफिक नेम दिया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। और नॉमेनक्लेचर के फादर कौन थे, मतलब किसने स्टार्ट किया था नॉमेनक्लेचर? तो वो थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को बच्चों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कई बार एग्जाम में आ चुका है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के जो फादर थे वो कैरोलस लीनियस थे। इन्होंने ही नॉमेनक्लेचर की स्टार्ट की थी। इन्होंने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था एक कॉमन नेम होना चाहिए और एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता है। अच्छा, जब हम साइंटिफिक नेम रखते हैं ना किसी का, तो उसके लिखने के कुछ मेथड होते हैं। वो 4 मेथड होते हैं। द कन्वेंशंस आर फॉलोड व्हाइल राइटिंग द साइंटिफिक नेम। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखते हैं
तो हमें 4 बातों को फॉलो करना पड़ता है। पहला, एक तो जीनस का नाम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपको पता है ना, हायरार्की क्लासिफिकेशन में जीनस वर्ड आया था। एक तो जीनस का जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, वो हमेशा स्टार्ट कैपिटल लेटर में होगा। जैसे आपका जो भी नाम है उसका पहला वर्ड आप यूजुअली कैपिटल में लिखते हो, तो जीनस जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। इसके अलावा जो स्पीसीज बिगिन होता है वो स्मॉल लेटर से होता है। जैसे मान लो किसी का नाम है राकेश शर्मा, तो यहां जो आर स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, और जो शर्मा वर्ड है वो आपके स्पीसीज का नाम है, वो आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो। जब बच्चों कोई भी साइंटिफिक नेम प्रिंटेड होता है, जब हम साइंटिफिक नेम को प्रिंटेड करते हैं ना, तो उसे इटैलिक किया जाता है। इटैलिक आपको पता है कि कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है जिसमें वर्ड थोड़े से स्टेट की वजह से थोड़े से टर्न हो जाते हैं। तो अगर साइंटिफिक नेम लिखते हैं, अगर प्रिंटेड होती है तो वो इटैलिक करना पड़ता है। और व्हेन रिटन बाय हैंड, अगर हम साइंटिफिक नेम हाथ से लिखते हैं, जैसे हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं कैरोलस लीनियस, तो कैरोलस जो है वो जीनस का नाम है और लीनियस जो है वो स्पीसीज का नाम है, तो हमें दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। यानी कैरोलस लीनियस, या आप होमो सेपियंस की बात करेंगे, होमो सेपियंस, तो होमो जो है वो जीनस है और सेपियन जो है वो स्पीसीज है, तो होमो को अलग और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। होमो सेपियंस, होमो को अलग अंडरलाइन करेंगे और सेपियंस को अलग अंडरलाइन करेंगे। तो किसी भी साइंटिफिक नेम रखते हुए 4 बातों का ध्यान रखते हैं। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से होगा, प्रिंटेड होगा तो इटैलिक होगा, हाथ से लिखोगे तो अलग अलग आपको जीनस और स्पीसीज अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें आपने डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप अपने प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो कि सारे क्वेश्चन आपको देखोगे कि A to Z सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, इस बात की मेरी आपको गारंटी है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि वीडियो को एक बार देखोगे तो वीडियो आएगा और आंखों के सामने से चला जाएगा। अगर आप बार बार देखोगे तो पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या होगा, याद होगा, मेरे वर्ड आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे। तो वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको चीजें जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, तो पेपर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करना, आपकी रैंक एक बार में एग्जाम में जरूर आ जाएगी। चलो थैंक यू बेटा, सबको नमस्ते बेटा।